सब्जेक्ट नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। अब हर एक एक्ट जो भी अपने लॉज में पढ़ते हैं, जैसे जनरल लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो हर एक एक्ट का अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक इंटेंशन है कि एक्ट क्यों बनाया गया। तो हमेशा स्टार्टिंग में पहले वो इंटेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्शंस की बात तो अपन वहां पे करने ही वाले हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है ईयर जैसे आपके सामने 1963 में ये इन्होंने पास किया। इसका मेजर इंटेंशन जो है ये एक्ट पास करने का, वो ये था कि भाई कोर्ट में जब कोई केस फाइल करना है, सपोज अपने एक जनरल सिचुएशन लेते हैं कि आज आपके साथ कोई लीगल मैटर हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ ऐसा इलीगल हो गया एंड यू वांट जस्टिस। आप कोर्ट में जाके केस फाइल करना चाहते हो कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है, नुकसान हुआ है, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। बट आपने सोचा है कि यार अभी सिलेबस इतना सारा है, सीएस एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई है, जून में एग्जाम है, जस्ट अभी बैचेस स्टार्ट हुए, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, अभी पहले एक बार बैच खत्म कर लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, बाद में सोचेंगे। तो इमीडिएट एक्शन लिया नहीं आपने, आप कोर्ट में नहीं गए जिसके भी खिलाफ आपको एक्शन लेना था। अब जून का एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम दे दिया, फिर सोचा यार अभी तो छुट्टी हुई है, थोड़ा बहुत तो वैकेशन मिला है, अब कोर्ट कचहरी कहाँ चक्कर काटेंगे, देखते हैं। आप डिले कर रहे हो उसको। अब जैसे एक बैच का आपका सिलेबस खत्म हुआ, मैंने थोड़े दिन में ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करा दिया, फिर आप उसमें बिजी हो गए, फिर दिसंबर का एग्जाम आ गया, अब ये सब चल रहा है। एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर प्रोफेशनल आ गया, बोले अब तो और सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें आप ध्यान दे रहे हो। प्रोफेशनल खत्म होते इंटर्नशिप शुरू हो गई, फिर तो ऑफिस जाना है, अब पूरा दिन ऑफिस होता है, टाइम ही नहीं मिल रहा, खाली संडे फ्री होते हैं। अब ये सब तो चलता ही रहेगा। फिर तो आपका इंटर्नशिप खत्म हो गई, फिर जॉब पे लग जाओगे, जॉब शुरू होगी, फिर घर वाले ढूंढने लग जाएंगे आपके लिए, रिश्ते आ जाएंगे, वैसा होगा। घर वाले नहीं ढूंढेंगे तो पड़ोसी ढूंढेंगे, पड़ोसी नहीं ढूंढेंगे तो रिश्तेदार ढूंढेंगे, मतलब अपने घर वाले छोड़ के बाकी सब टेंशन में होते हैं। यार आपके बच्चे की शादी नहीं हुई, बोला हमको पता ही नहीं हुई है, हमारे घर में ही रहता है, हम रोज देखते हैं उसको, हमको मालूम है, और कब करानी हम देख लेंगे, तुमको क्या टेंशन है। आस पड़ोस वाले, आजू बाजू वाले जो फ्री घूम रहे होते हैं ना, वो 25 साल का कोई दिख गया ना, इसकी शादी नहीं है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। वैसा है, मतलब वो जिसका बच्चा है ना, उसके माँ बाप सोच लेंगे अपने आप कब करानी, उनका कुछ प्लानिंग हुआ, तुमको क्या टेंशन है। घर तक रिश्ते लेके भी आ जाते हैं, अरे देख लो बहुत लेट हो जाएगा, ये है वो है ना। क्या लेट हो जाएगा, साल 2 साल में फालतू का, पहले कुछ काम करने तो, सेट होने तो। अभी से ये सब शुरू हो गया। अब वो सब शुरू हो चुका है। अब एक बार ये शादी वाला मैटर शुरू होता है ना घर में, फिर चलता ही रहता है। फिर किसी की शादी में जाना तो भी डर लगता है। अगर आपकी शादी की एज है और आप किसी की शादी में गए हो, तो उसकी तो हो रही है, आपका प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, आपको पता भी नहीं, आप खाना खा रहे हो अच्छे से, आपके बारे में 4 जगह बातें हो रही है, और इसका लड़का है, इसकी लड़की है, इसकी इतनी एज हो गई है, ये पढ़ा लिखा है, ऐसा ऐसा है, देख लो। तो वहाँ मैच मेकिंग चल रहा होता है। और शादियों में आधे से ज्यादा लोगों का यही काम होता है, जो आंटियां होती है ना, मैच मेकिंग में ही लगी होती है, ठीक है, ऐसा चल रहा होता है। तो ये सब चीजें हो रही है। अब आप इतने बिजी, जैसे शादी का रिश्ता भी आ गया, शादी हो गई, अब तो टाइम वैसे ही नहीं है, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, पूरी लाइफ निकल गई आपकी, सब सोचते सोचते कि केस फाइल करूंगा एक दिन जब टाइम होगा। अब आप हो चुके हो 60 साल के, ठीक है, सीधा 40 साल का लीप ले रहे अपन। अब रिटायर हो गए, अब क्या है ना, बच्चे बड़े हो चुके हैं, कमाने लग गए, आप रिटायर हो चुके हो, अब ऑफिस ऑफिस जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है, अब फ्री बैठे हो, बोर होते हो। अब आपको याद आया, बोले यार वो एग्जीक्यूटिव में थे ना, तो वो केस फाइल करना था किसी पे। अब बैठे बैठे बोर होते हैं तो करे क्या, अब बोले पूरी फुर्सत है, अब आराम से कोर्ट में जाके बैठेंगे। अब 2 घंटे बैठना पड़े, 6 घंटे, अपने को कोई टेंशन नहीं, काम तो कुछ है नहीं। तो आपने ना केस फाइल कर दिया 40 साल पुराना उस इंसान पे, जिससे सीएस एग्जीक्यूटिव के टाइम पे 20 साल की उम्र में आपका कुछ लीगल मैटर हो गया था। अब सोचो ये बात कितनी वैलिड है और कितनी नहीं, कि 40 साल के बाद आप किसी पे केस फाइल कर रहे हो। कोर्ट में जब केस पहुंचेगा, वो जज का रिएक्शन क्या होगा, गालियां दे रहा होगा आपको। बोले यार आपको कुछ जल्दी याद नहीं आ गया केस फाइल करने का। बोले सर क्या करें, अब बिजी रहते हैं हम। आप देखो, फिर आपने उसको गिनवा दिया पूरा, सर सीएस एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, इंटर्नशिप, फिर शादी, फिर बच्चे। अब देखो, अब जाके मैं पूरा सेट हो गया हूँ, फ्री हो गया हूँ, अब क्या करूँ, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, खाली बैठा नहीं जाता, मैं बहुत काम करता हूँ। तो फ्री बैठा तो चलो केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसे और भी 2-4 केस हुए हैं मेरे 40 साल में, मैंने सब नोट करके रखा है, सारे एक साथ फाइल कर दिए। पूरा दिन कोर्ट में बैठा रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जज बोलेगा 40 साल बाद तुमको याद आया है, तो तुमको जस्टिस चाहिए भी कि अब अपना टाइम पास करने आया तुमको कोई न्याय तो चाहिए नहीं। ये तो ऐसा फ्री बैठे हैं तो चलो वसूल लेते हैं, तुम तो उस इंटेंशन से आए हो। जिसको सच में जस्टिस चाहिए होता, वो तो तभी भागता भागता आता ना अपना काम छोड़ के, अब आया उसका क्या फायदा। अच्छा, अब 40 साल पुराना केस है, किसको क्या ही याद होगा, क्या डेटा अवेलेबल होगा, क्या प्रूफ अवेलेबल होंगे। अच्छा पहले ये तो पता करो सामने वाला जिंदा है भी या नहीं, जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो, क्या पता उसका काम खत्म हो गया, आप अननेसेसरी उस पर केस फाइल कर रहे हो, वो है ही नहीं। अब किससे जस्टिस मांग रहे हो, और जस्टिस दे भी दिया तो आपको क्या फायदा होगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। पॉइंट यहाँ पे ये है, लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इफ यू रियली नीड जस्टिस, तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर कोर्ट में जाके लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है कोर्ट आपकी हेल्प करने से मना कर दे। कोर्ट बोलेगा तुमको इतने साल बाद याद आया,
दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस, आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको फर्क पड़ता है वो बेचारा भागते हुए पहले आता, बहुत लेट हो चुका है। और देखो ऐसा भी नहीं जल्दी लेट की बात नहीं है, इनकन्वीनियंस की बात है। अब 40 साल बाद मैटर लेके आओगे तो कोर्ट एविडेंसेस कहाँ से लाके देगा? जो सामने वाली पार्टी है उसको भी कुछ याद नहीं होगा, आपको पता नहीं कितना याद होगा। चीजें ढूंढना, डेटा कलेक्ट करना, कोई प्रूफ, कोई पेपर, वो सब लाना भी तो मुश्किल है। और हम इतना आपका केस सुनेंगे, उसके बाद जजमेंट देंगे, उससे हासिल क्या होगा? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब इतने साल में कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई हमारा टाइम मत वेस्ट करो। जिनके केसेस अर्जेंट है ना, पहले वो सुनने दो, क्योंकि करोड़ों में केस पेंडिंग है, जजेस बेचारे थाउजेंड्स में। इंडिया में 21,000 जजेस हैं इन टोटल, और 5 करोड़ केस है, तो पर पर्सन कितने केस डिवाइड हो रहे हैं वो आप सोच लो। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई कोर्ट का टाइम वेस्ट हो, तो उस रीजन से वो डिनाई कर सकते हैं। तो ये मेन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, देख लो। The law relating to limitation is incorporated in the given act, which prescribes different time period of limitation for suits, petitions, applications जो भी है। This act applies to all civil proceedings। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्ट सिविल केसेस पे सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में सिलेक्टेड केस में ही एप्लीकेबल है। क्रिमिनल केसेस बहुत साल बाद भी पता चलते हैं कितनी बार, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड मोस्टली नहीं काम करता है। जैसे किसी का मर्डर हो गया था, डेड बॉडी मिली नहीं, अपना दृश्यम वाला केस है, ठीक है, 10 साल बाद 15 साल बाद डेड बॉडी मिली। अभी 2 पार्ट आ गए, अभी तक तो बॉडी मिली नहीं है, आगे के पार्ट में मिल जाए तो क्या पता, ठीक है। तो बॉडी मिली नहीं है, अब 20 साल बाद किसी की डेड बॉडी कहीं से मिली, तो केस तो अब शुरू होगा ना। अब पोस्टमार्टम से पता चला कि 20 साल हो चुके हैं इसको तो मरे हुए, बोले लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। अभी क्राइम तो क्राइम है, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया मतलब क्राइम तो क्राइम है ना। जो क्रिमिनल पकड़ा गया 20 साल बाद, बोले ये कोई तरीका हुआ? 20 साल तुमको याद नहीं आया कि मैंने खून किया है? अब कहाँ से आ गए? बोले तो बहुत लेट हो गया, अब केस फाइल नहीं हो सकता। क्रिमिनल मैटर तो जब पता चलेगा तभी होगा ना, वैसा है। तो क्राइम वाले केस में लिमिटेशन पीरियड सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ प्रोविजंस में अप्लाई हो सकता है, वैसा है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इम्प्लाइड सी बात है, जम्मू कश्मीर वाला मैटर तो खत्म कर दिया, इसलिए वो पॉइंट नहीं आता, अब सब जगह एप्लीकेबल है। ये पॉइंट अच्छा है। द प्रिंसिपल ऑन विच द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड। अब इसमें ना थोड़ी लैटिन लैंग्वेज बीच में अननेसेसरी घुसाई हुई है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। सीधा सीधा इंग्लिश में लिखते, अपने वही समझ लेते। पहले लैटिन लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज इंग्लिश की प्रीडिसेसर है, उससे पहले की भाषा है। तो जहां इंग्लिश बोली जाती है अभी, पहले लैटिन लैंग्वेज यूज होती थी, उसको फिर और मॉडिफाई करके इन्होंने इंग्लिश बना दिया। और लैटिन के पहले संस्कृत यूज होती थी, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो ये जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, वो आधे लैटिन पे से है, और लैटिन वर्ड्स कुछ संस्कृत जैसे हैं। तो इन्होंने चुराया सारा अपना ही है, अपना ही डेटा चुरा के अपनी नई भाषा बना के नया प्रोडक्ट बना के चिपका दिया, और अपन इसके पीछे भाग रहे हैं। जबकि अपनी लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरिक है, जहां से ये सारी इवॉल्व हुई है, वैसा है। तो यहाँ पे देखो अभी इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही जाता है, आपको जैसे भी लगे आप मन में बोल सकते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जा रहा हूँ। पर ट्रांसलेशन के लिए अपने वर्ड्स पकड़ेंगे, क्योंकि क्या पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बिकॉज एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन में ना, JIGL में इंस्टीट्यूट हमेशा ऐसा करता है, ये लैटिन फ्रेज यूज कर लेता है और फिर सीधा आ जाएगा कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अब बोले यार ये लैटिन तो याद ही नहीं आ रही है, सेंटेंस क्या है पता नहीं। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर लिख दूं तो आपको पूरा आंसर पता है, बट ट्रांसलेशन याद नहीं है। तो थोड़ा इस पे इतना करना पड़ेगा कि देख के याद आ जाए। मैं थोड़ा रिलेट करा दूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये वर्ड है विजिलेंट, विजिलेंटिबस करके बोला है। विजिलेंट का मतलब होता है एक्टिव पर्सन, विजिलेंस जो ध्यान रखता है, नजर रखता है। दूसरा बोला है डोरमेंटिबस, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी पर्सन, ठीक है, वैसा है। यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं, द लॉ एड्स द डिलिजेंट एंड नॉट द इंडोलेंट, ठीक है। तो लॉ, कानून उसी की मदद करता है जो डिलिजेंट है, जो एक्टिव पर्सन है। लेकिन जो आलसी है, जो लेजी है, कानून उसकी मदद नहीं करता। ये लेजी वो है जो 40 साल के बाद कोर्ट में गया, कानून बोलेगा भाई वी आर सॉरी, आप अपना जस्टिस खुद ढूंढ लो बाहर, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अर्जेंट वाले, जो बेचारा 5 दिन में केस फाइल करने आ गया, उसको जरूरत ज्यादा होगी। अब 40 साल बाद आए तो आपको कोई सीरियसनेस नहीं है, आपकी मदद नहीं करेंगे। इसी प्रिंसिपल पे पूरा एक्ट चलता है। अब इसको लिखा है विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, वैसे बोला है। तो जो विजिलेंट है उसकी मदद करेंगे, जो डोरमेंट है उसकी मदद नहीं करेंगे। तो वो 2 वर्ड्स पकड़ लिए ना, तो एग्जाम में याद आ जाएगा, विजिलेंट मतलब अलर्ट, एक्टिव, और डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। तो वो लेजी पर्सन की हेल्प नहीं करेगा कानून, एक्टिव पर्सन की करेगा। ये कंडीशन आपके सामने है। अभी नोट्स रहेंगे आपके पास, तो फिर उसको अंडरलाइन कर लेना, ये सब पॉइंट्स रहेंगे। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आए? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि एक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब आगे फिर सेक्शंस पे बात करेंगे तो स्पेसिफिक चीजें आपको समझ आएंगी। जो नेक्स्ट आंसर है, लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ये सेंटेंस और पीछे था कमेंट, मतलब आपको इसको समझाना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। JIGL पूरा केस लॉ वाला टॉपिक नहीं है,
इसमें आपको 50-60% से ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, तो विल बी एबल टू राइट कि हाँ भाई सीधा सीधा पूछा है, मुझे पता है। थोड़े बहुत केसेस भी इन बिटवीन मिक्स आएंगे, बट वो 30-40% ऑन एन एवरेज रहते हैं। अब यहाँ पे लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट, इसका मतलब क्या है वो समझो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मनी मैटर होता है, वो डिस्प्यूट तो पैसों को लेके होता है। अब एक एग्जांपल ऐसा है कि मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, बोरो किए, एंड लेट द अमाउंट बी समथिंग 5 लाख रुपीज या ऐसा कुछ मैंने आपसे उधार लिया। मैंने बोला कि मैं 2 साल में पैसे रिटर्न कर दूंगा, पेपर वर्क कर लेते हैं, ब्याज भी दे दूंगा, तो ये सब चीजें हुई। अब कैसा होता है कि 5 लाख रुपए आज आपसे लिए हैं, तो लिखा है ना कि 2 साल बाद रिटर्न करूंगा, तो ये 2 साल के अंदर अंदर आप मुझसे पैसा मांग सकते हो। आपने 3 महीने में फोन कर दिया, सर वो 5 लाख रुपए। मैं बोलूंगा मैं 2 साल के लिए लिए है ना, तो मैंने भी कहीं लगाए होंगे पैसे, तो 2 साल बाद वापस करूंगा, अभी कहाँ वापस करूंगा। तो दैट 2 years इज माई टर्म ना, तब तक तो आप मेरे से पैसे मांगोगे नहीं, लेकिन 2 साल खत्म होते ही आप मुझे फोन करोगे। अब जैसे ही 2 साल खत्म हुए ना, आपने मुझे फोन किया, बोले सर वो 5 लाख रुपए आपने लिए थे, अब इंटरेस्ट के साथ जो है वो देने की बारी आ गई है, तो कब पैसे दे रहे हो। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं 2-3 दिन में करा देता हूँ, 4 दिन में करा देता हूँ, ऐसा करके मैंने आपको बोला। आपने बोला चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कैसा है कि 2 साल खत्म होते ड्यू डेट तो आ चुकी है, मतलब नाउ आई एम लायबल टू पे, बट मैंने अभी तक पैसे दिए नहीं है। 2-4 दिन मांगे, 10 दिन मांगे, चलो उतना होता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको भी, लेकिन एक डेडलाइन तो होनी चाहिए ना कि जब तक मुझे आपके पैसे रिफंड करने ही पड़ेंगे। तो बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अब आपकी टेंशन शुरू हो गई, बोले 5 लाख रुपए दिए, 1 महीने से यार कुछ आया नहीं, पता नहीं फिर पैसे देगा नहीं देगा सामने वाला। और क्या देखो, जिसको पैसे नहीं देने ना, उसने ठान लिए तो नहीं देगा, फिर आप भागते रहो उसके पीछे पीछे। और बड़ा खराब सिस्टम है, आप पहले किसी को पैसे उधार दो, एहसान करो उस पर, फिर उसको रिक्वेस्ट करो यार मुझे पैसे की जरूरत है, यहाँ पैसे देने वहां पैसे देने, यार कुछ दे दे। मतलब मेरा ही पैसा मैं जरूरत बता बता के मांग रहा हूँ कि मुझे मेरे पैसों की बहुत जरूरत है, वापस दे दे। तो अपने को गुस्सा आ रहा होता है, मतलब पैसे मेरे हैं, मुझे हक से मांगने चाहिए, तो मुझे यार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मेरे घर में खर्चा है, मेरे को पैसे दे दे। और ये रियल सिचुएशन है, पैसा लेके बैठ जाता है ना इंसान, उसको टेंशन नहीं है, जिसका पैसा फंसा हुआ बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम नॉर्मली आती है। अब लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि जो मनी मैटर होता है ना, मनी मैटर के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल का है। इसको थोड़ा सा सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। ठीक है, मनी मैटर इज ऑफ 3 years लिमिटेशन पीरियड। इसका मतलब ऐसा है कि मैंने जो आपसे 5 लाख रुपए लिए थे, वो मैंने लिए थे 2 साल के लिए। तो 2 साल खत्म होने के बाद अगर मैं आपके पैसे ना दूं, तो आप अगले 3 साल में मेरे ऊपर कोर्ट केस फाइल कर सकते हो, अगले 3 साल में। मोर देन इनफ लिमिटेशन पीरियड, 3 साल तो काफी टाइम हो गया, ठीक है, उतना आपको टाइम मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि डेडलाइन मिस हो जाएगी, तो कोर्ट ने आपको इनफ टाइम दिया है। अब अगर आप ये 3 साल में मेरे ऊपर केस फाइल ना करो, तो इसके बाद जो कोर्ट है वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बोले हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता है, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड का ऑब्जेक्टिव ही वही है। अब हुआ ये है कि भाई ये ड्यूरेशन में मैं आपको घुमाता रहा, आज पैसे देता हूँ, कल पैसे देता हूँ, आप भी वेट करते रहे, चलो आ जाएंगे करके 3 साल खत्म हो गए और आप कोर्ट केस फाइल करना भूल गए। अब इस सिचुएशन में कोर्ट में जाओगे आफ्टर 3 years, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा। अगर कोर्ट ने आपका केस एक्सेप्ट कर भी लिया तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, बोले सर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो आइडियली तो ये केस एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। सोचो मैंने पैसे भी नहीं दिए हुए और मैं ऑब्जेक्शन भी कर रहा हूँ, बात समझ आ रही? क्योंकि आपकी भी तो गलती है ना, आप 3 साल तक कहाँ थे, तो आप मेरी बातों में आके अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी गलती है। तो ये सब टेक्निकल हो जाता है फिर, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि 3 साल खत्म होने के बाद कोर्ट में जाने का आपका राइट खत्म हो गया, बट क्या इसका मतलब ये है कि इन पैसों पे भी आपका राइट खत्म हो गया? सोचो, ये 5 लाख रुपए आज भी है तो आप ही के ना, मैं दे नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन है तो आप ही के। और दूसरी बात ये है कि चलो ये सब टाइम खत्म हो चुका है, कोर्ट में जा नहीं सकते, अब आप भी दुखी हो रहे यार, पैसे डूब गए। मैं भी सोचा चलो दिए नहीं दिए ठीक है। अब बाद में ना कुछ साल के बाद, 2-4 साल के बाद मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, पछतावा हो रहा है कुछ कि यार किसी के पैसे बाकी नहीं रखने चाहिए थे, ठीक है, मेरे साथ भी बुरा हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, तो शायद उस वजह से हो रहा है। तो इसको कर्मा वाली चीजें आपके सामने आ रही है, गलत हो गया, तो आपने सोचा अब यार पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने सोचा। तो मैं एक दिन आपको ऐसे रैंडमली फोन किया, बोले सर कैसे हो? तो बोले बस चल रहा है, अभी जी रहे हैं, और क्या, आपने भी ऐसे ही बोला, दुखी हो आप भी? तो मैं बोला वो आपके पैसे मैंने लिए थे आपसे। बोले हाँ सर, हम तो रोज याद करते हैं आपको, और इसके 5 लाख बाकी हो तो रोज याद करेगा। मैं बोला वो तो ऑब्वियस है। तो मैं बोला देखो यार, तब मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैं दे नहीं पाया, ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन नहीं था, बट मैं भी जेन्युइनली फंसा हुआ था। बट अभी मेरे पास फंड्स हैं, तो आई एम थिंकिंग कि यार आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूं, तो जो भी है अपने सेटल कर लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं। अब मैं आपको 5 लाख रुपए लौटा रहा हूँ, तो क्या आप वो पैसा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, वो लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया।
अब क्या फायदा, जाने दो, ऐसा होगा? बोले नहीं नहीं जाने दो, नहीं आने दो जितने पैसे आ रहे उतने आने दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैंने आपको बोला कि यार देखो 5 लाख रुपए तो है ही, और प्लस कुछ इंटरेस्ट भी तो था इतने साल का। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा यार, 5 लाख रुपए दे सकता हूँ लेकिन इंटरेस्ट मेरे पास अभी अरेंज नहीं हुआ है, चलेगा? बोला आपका आंसर क्या होगा? दौड़ेगा, आने दो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार इंटरेस्ट तो चलो भूल जाओ, मेरे पास पूरे 5 लाख नहीं है, मेरे पास है ना अभी 3.5 लाख रुपए, इतने में दे सकता हूँ, बोलो चलेगा? वो भी चलेगा, ठीक है। मैंने आपको फोन किया, मैं बोला 2 लाख रुपए आया है मेरे पास, चाहिए? अब लोग आने दो, जो आ रहा है तो 50,000 भी तो भेज दो, एक बार भेजो तो सही, कम से कम कुछ तो आए, ठीक है। वो 5 में से 3 भी आ गए लगेगा आइश, आधे पैसे तो कम से कम रिकवर हुए, नुकसान नहीं दिखेगा, फिर जो आ रहा है वो दिखेगा, ठीक है। तो आती हुई लक्ष्मी अपने ना तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, आने देंगे, सीधी बात है। तो इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशन पीरियड जो है ना, इट बार्स द रेमेडी, सॉल्यूशन नहीं है कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो पैसों पे आपका हक तो रहेगा ना, वो थोड़ी चला गया। क्लियर है बात? तो अगर बाद में मैं पैसा देने आऊंगा तो आप एक्सेप्ट करने से मना थोड़ी करोगे, आप तो पैसे रख ही लोगे, ये इम्प्लाइड सी बात है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई ये जो अमाउंट की रिकवरी की बात हो रही है या मैं आपको पैसे देने आया, चलो ये एक एस्पेक्ट हो गया, ये तो आपको समझ आ गया। 3 साल खत्म हो चुके हैं और कोर्ट ने तो ना बोल दिया था, आपके पास और कोई रास्ता है रिकवरी करवाने का? कोर्ट का रास्ता बंद है। फिर आपने घर पे 4 बंदे भेज दिए मेरे, ठीक है, वो कुछ हॉकी स्टिक और बैट वैट लेके आ गए, बेल वेल मारा, अंदर आके बैठे, फिर बोले वो 5 लाख रुपए आपने कुछ उधार लिए थे। मैं भी सोच रहा हूँ, हाँ लिए तो थे, ठीक है। तो बोले वो पैसे वैसे वापस करने हैं या क्या इरादा है आपका? मैं भी देख रहा हूँ हॉकी वॉकी से बैट वैट लेके आए। मैं बोला नहीं नहीं पैसे पड़े, आप बैठो बैठो, चाय वाय पियो, नाश्ता वास्ता करो, ये सब क्या क्रिकेट विकेट खेलना है, क्या चल रहा है? मैं मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ। बोले नहीं नहीं आप पैसे वैसे दे दो, बाकी हम अपना कर लेंगे। अब ऐसे डरा धमका के पैसे निकलवा लिए तो अलग बात है, वो रास्ता तो खुला है। कोर्ट ने ये थोड़ी बोला है कि आप रिकवरी नहीं कर सकते, कोर्ट ने बोला हम मदद नहीं कर सकते, आप निकलवा सकते हो, पैसे निकलवा लो। तो एक्सटर्नल आपके पास सारे रास्ते हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर क्रिमिनल ऑफेंस ना हो जाए। फिर आपने 4 बंदे ऐसे हॉकी स्टिक लेके भेज दिए, तोड़फोड़ कर दी उसके घर में, तो फिर उल्टा आप पे केस हो जाएगा कि आपने ऐसे पैसा वसूल करने के लिए डराया धमकाया, वो क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। सिविल डिस्प्यूट अलग है पैसों का, क्रिमिनल ऑफेंस अलग हो जाएगा, तो आप पे ही चार्ज लग जाएगा। आप सोचे पैसे भी गए, अब जेल भी जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं करना है। बट बाकी तरीके होते हैं, देखो मार्केट में बिजनेसेस में ऐसा होता है, कोई पैसा सामने वाला नहीं दे रहा है तो अपने ना उसमें प्रेशर बना सकते हैं। भाई जिस मार्केट में वो बैठा है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहां के बड़े लोग हैं जो सीनियर है, उनको इकट्ठा करो, उनकी कोई एसोसिएशन है तो उसमें बात करो। ऐसा भी होता है कि भाई 4 लोग जाके बात करेंगे कि भैया इनके पैसे दे दो, आपने बाकी रखे हुए हैं, काम धंधा तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो वो लोग भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकलवाते हैं, ऐसे भी आ जाता है। तो वो एक बात अलग होती है, लेकिन डरा धमका के मारपीट वाला काम नहीं करना चाहिए, वो क्रिमिनल ऑफेंस में जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो टॉपिक वही है, लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? अब 2 मिनट लो, ये आपके सामने है कंटेंट, आप खुद ही इसकी लैंग्वेज रीड करो और जो मैंने बोला ना उससे रिलेट करने की ट्राई करो। जो एग्जांपल मैंने अभी बोला ना वही लिखा हुआ है, ये आपको ज्यादा नोट नहीं करना पड़ेगा, कॉपी रहेगी तो फिर आप उसमें से टिक कर लेना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार पूरा 2 मिनट लेके आराम से पढ़ लो।
नहीं नहीं, केसेस के नाम नहीं है, वो टेंशन मत लो। देखो, पहली प्रायोरिटी है कंटेंट, प्रोविजंस। एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका रीजन है, ये जो केसेस आपको दिख रहे हैं, 1958 का केस है ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स का, तो ऐसे करोड़ों केस है। गूगल पे जाके ढूंढोगे ना इस सेक्शन के ऊपर कितने केस लॉ है, तो 1 लाख केस मिलेंगे। कितने याद रखोगे? तो नाम जो है ना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, कंसेप्ट मैटर करता है। स्टोरी हुआ क्या है, अगर वो लोग सेम सिचुएशन आपको कोई केस बना के कोई नाम से दे दे, कोई एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड करके, आपको ये पढ़ के ऐसा याद रहना चाहिए कि मैंने ऐसा केस बुक में पढ़ा है, मुझे स्टोरी पता है कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, कंक्लूजन आप लिख पाओगे। नाम लर्न करने का कोई प्रेशर आपको लेना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो जरूरी है मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है तो मेहनत करो, ऐसी चीजों पर टाइम मत वेस्ट करो जो प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज एग्जाम में हमें सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है कि पूरी बुक रट ली उसमें से आ जाएगा। मैक्सिमम चीजें कवर करके जानी है जो प्रैक्टिकली अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ये लिटरली टाइम वेस्ट है। दो पार्टी के नाम, उसका ईयर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कितना याद रखोगे? वो ये प्रैक्टिकल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर में देखो ऐसा करते हैं, वो पहले बता रहा हूँ, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें ऐसा लिख देते हैं लास्ट में कि एक्सप्लेन द प्रोविजन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट केस लॉ, मतलब दे एक्सपेक्ट कि आप केस का नाम बताओगे, बट ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में आता है, उससे ज्यादा नहीं आते। अब अगर आपको केस का नाम नहीं पता है पर केस पूरा पता है, तो आप बिना नाम के भी समझा सकते हो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा से 2 मार्क काटेंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। बट ऐसे 1 या 2 मार्क्स पूरे पेपर में, उसके लिए आप ऐसे 50-100 केस याद करने जाओगे तो मेन प्रोविजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी कि मेरी प्रायोरिटी पहले प्रोविजन है, सेक्शन नंबर याद रखना है। बेस्ट ट्राई करो जितना हो सके सेक्शन नंबर याद रखो, केसेस के पीछे मत जाओ। तो जो रेलेवेंट नहीं है मैं आपको बोल दूंगा कि इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है। बाकी लैंग्वेज में किसी पॉइंट में कुछ डाउट? Even if the defense of limitation is not set by the other party, the court cannot accept any suit beyond the period of limitation. मतलब कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन है कि उनको एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कोर्ट मनमानी नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने बोला 2 चीजें हैं, आपने जब कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल किया तो पहले तो खुद कोर्ट ही रिव्यू करता है कि लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है या नहीं। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है तो कोर्ट ही आपका केस रिजेक्ट कर देगा। बट अगर बाई चांस कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड वेरीफाई नहीं किया, देखो ह्यूमन एरर वहां पे भी होता है, भूल गए और केस ले लिया, तो मेरा लॉयर बोलेगा ना फिर पहली हियरिंग में, सर ये केस एक्सेप्टेबल ही नहीं। बोले क्यों? लिमिटेशन पीरियड। बोले हाँ यार लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया। तो या तो मेरे ऑब्जेक्शन पे वो केस रिजेक्ट हो जाएगा, या हो सकता है मेरे ऑब्जेक्शन से पहले कोर्ट खुद ही रिजेक्ट कर ले। तो यहाँ पे ये बोला है कि कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डिफेंस पार्टी ने लिमिटेशन एक्ट का डिफेंस नहीं रखा तो भी कोर्ट को ध्यान रखना है कि भाई केस एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो लिमिटेशन पीरियड चेक करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी। भाई मिस्टेक हो गया कभी तो अलग बात है, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बोलो और कुछ? क्लियर पूरा टॉपिक समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 3 है, दैट इज बार ऑफ लिमिटेशन। बार मतलब रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन पीरियड का जो बैरियर है उसकी बात होती है। सेक्शन 3 में उन्होंने वही बात बोली जो कि अपन ने कंसेप्ट में डिस्कस की। तो कोई भी सूट है, अपील है, कोई एप्लीकेशन है, अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद जाके होती है तो ये कोर्ट की ड्यूटी है इन नॉट टू प्रोसीड विद द केस। जैसे अभी मैंने आपको बोला, जस्ट कोई बात नहीं, सेक्शन 3 में लिखी, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी, कोर्ट को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये बात हो गई। दूसरा, कोर्ट कैन सुओ मोटो टेक नोट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। व्हाट इज सुओ मोटो? सुओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, दैट इज सुओ मोटो। एक होता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है, एक होता है आप खुद पढ़ने बैठ जाते हो। तो सुओ मोटो का मतलब अपने आप, बिना किसी के कहे, अपने आप काम करना। बोर्ड एग्जाम में होता था अपने जब साल शुरू होता है 12th का अपना, तो अपने एकदम कैजुअल होते हैं, तो पूरा साल पढ़ा है, मार्च में एग्जाम है तो क्या है, जून है, अभी क्या इतना सोचना है, टेंशन क्या लेनी है, तो आप सीरियस नहीं हो। घर वाले बेचारे सब टेंशन में। 12th के एग्जाम में पूरा परिवार टेंशन में होता है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। हाँ भाई ठीक है, कौन सा इतना कोई यूपीएससी का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, इतना भी हल्ला नहीं है, लेकिन वो हाई पीरियड हो जाता है। तो जिस दिन 12th में बच्चा आया है ना, उसके पहले से पेरेंट्स टेंशन में घूम रहे हैं, बोर्ड बोर्ड है, पूरा साल है, ये ध्यान रखना है, ऐसा वैसा, अपने एकदम टेंशन लिए
शुरू करेंगे आराम से। तो जून जुलाई में ना आपके पीछे पीछे भागना पड़ता है, पढ़ लो, लेकिन जनवरी में खोलना पड़ता है। फिर अचानक से ना आपका ही माइंड शिफ्ट, आपको पता है कि ये सिलेबस मैं अगले लास्ट 2 महीने में निपटा लूंगा, पूरा साल क्या इतनी टेंशन पालनी है। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है ना आपका माइंड सीरियस हो जाता है। फिर अचानक एक दिन ना जैसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, अब घर वाले और टेंशन में, बोले ये क्या हो गया, अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, इतने महीनों से बोल रहे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह उठ के खुद ही पढ़ने बैठ गए, तो सीरियसनेस अपने आप आ गई, अब किसी को बोलना नहीं पड़ रहा, खुद ही पढ़ रहे हैं। दैट इज सुओ मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप खुद ही सोच के एक्ट कर लेना, किसी के बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, द क्वेश्चन वेदर अ सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स एज दे स्टूड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। इट इज वाइटल सेक्शन अपॉन व्हिच द होल लिमिटेशन एक्ट डिपेंड्स फॉर इट्स एफिकेसी। प्लेंट ये वर्ड आया, आपने वर्ड सुना है कंप्लेंट? आपने नॉर्मली जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कंप्लेंट, नॉर्मल लाइफ में स्कूल टाइम से आप ये बोल रहे हैं टीचर को कंप्लेंट करके आता हूँ, ठीक है, वही चल रहा है अपना। कंप्लेंट और प्लेंट टेक्निकली अलग वर्ड्स है। जब मैटर सिविल होता है, सिविल सूट, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेंट। और अगर मैटर क्रिमिनल हो तो अपने बोलते हैं कंप्लेंट, वर्ड्स अलग है। ये लॉ की लैंग्वेज होगी स्पेसिफिक। फाइलिंग अ प्लेंट मीन्स इट इज अ सिविल डिस्प्यूट, फाइलिंग अ कंप्लेंट मीन्स इट इज अ क्रिमिनल मैटर, ये फर्क है। और प्लेंट से एक वर्ड डिराइव होता है जिसको अपने बोलते हैं प्लेंटिफ, ये अपने डबल में भी शायद कहीं पढ़ा होगा, प्लेंटिफ टॉर्ट्स में था। तो प्लेंट से आया प्लेंटिफ, प्लेंट फाइल करने वाला इंसान प्लेंटिफ, और सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट, ठीक है। अब टॉर्ट में बोलते हैं टॉर्ट फीजर, या डिफेंस पार्टी या डिफेंडेंट, तो दो पार्टीज होती है। तो टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो बोला कि जिस दिन एक्शन हुआ, जिस दिन एक्टिविटी हुई, उसके बेसिस पे लिमिटेशन पीरियड काउंट होता है। मतलब आज आपके साथ वो डिस्प्यूट, जैसे पैसों की बात हो रही थी, अपने 5 लाख मैंने लिए थे, तो 2 साल आज खत्म हो गए, मुझे आज आपको आइडियली पैसा देना है। अब आपका लिमिटेशन पीरियड जो स्टार्ट होगा ना 3 साल वाला, वो आज के बेसिस पे होगा, मतलब अगले दिन से। तो आज की तारीख लास्ट है मेरा आपको पैसा देने की, मैं नहीं दिया, कल से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। तो वो लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन पे, इवेंट पे, या जिस दिन वो एक्टिविटी हुई उस दिन पे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो पूरा सिस्टम इसी पे चलेगा। फिर एक अगला पॉइंट बहुत अच्छा बोला, सेक्शन 3 जो हम ये पढ़ रहे हैं कि जहां कोर्ट को कंपलसरीली वो देखना ही पड़ेगा लिमिटेशन पीरियड। ये लिमिटेशन एक्ट जो है ना, ये कोर्ट के पावर्स को कम करने के लिए नहीं बनाया गया, ये आपकी सीरियसनेस के लिए बनाया गया कि जिसको जस्टिस चाहिए वो टाइम पे आए। कोर्ट के पावर्स को कम करने का कोई इंटेंशन लिमिटेशन एक्ट का नहीं था। इस सेक्शन में ये बात क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो उसका दूसरा मतलब ये हो गया जो लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि बहुत बार कोर्ट को ये पावर दिया जाता है कि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी वो केस एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोले सर ये कैसे होगा, केस की सिचुएशन कितनी सीरियस है। देखो कितनी बार क्या होता है ना, टेक्निकल ग्राउंड्स पे केस को डिसमिस कर देने से ज्यादा इनजस्टिस हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी आई है वो लेट आई है, तो उसके पास कोई बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन हो सकता है। और अगर आपने सिर्फ ये लिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे उसको भगा दिया, तो जो उसका नुकसान हुआ है ना अदरवाइज, वो नुकसान बहुत बड़ा है। तो बेचारे को ना बहुत बुरा लगेगा कि यार लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, उसका मेरे पास एक बहुत जेन्युइन रीजन है, पर फिर भी कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे जस्टिस नहीं मिला। तो बहुत बार थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड्स भी देखने पड़ते हैं। तो कोर्ट के पास हमेशा ये देयरफॉर मतलब अपना वो प्रोविजो हो गया, एक्सेप्शन रहता है कि अगर वो चाहें तो अलाउ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे भी बात होगी कि कोर्ट के पास इसका बैकअप पावर होता है। तो दिस एक्ट इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, उसके पावर्स कम करने के लिए नहीं, ये बात ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 4। बहुत छोटा सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब छोटी सी लाइन लिखी है लेकिन बहुत काम की चीज है। देखो कैसे, अब पता क्या होता है, जहां पे भी डेडलाइन होती है, टाइम लिमिट होती है, अपने यूजुअली क्या करते हैं, आखिरी दिन पे काम करते हैं। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। जैसे आपका एग्जाम फॉर्म भरना होता है ना, तो एग्जाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है ना, जैसे मान लो 25 तारीख है, तो मुझे ना 25 तारीख लास्ट दिन है, आज रात को 12 बजे टाइम खत्म, 11:55 पे स्टूडेंट्स के फोन और मैसेज आते हैं, सर मैं वो ऑनलाइन लेके बैठा था, फॉर्म भर रहा हूँ, अब वो पेज पे पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट फेल हो रहा है, साइट क्रैश हो रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। बोलो अभी तक क्या कर रहे थे, 5 मिनट बाकी है टाइम खत्म होने में, तुमको रात को 11:15 बजे याद आया फॉर्म भरना है, कम से कम दिन के टाइम में भर लेते। अब सर्वर नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, वो वेबसाइट वाले हैं वो अपना स्विच बंद करके घर चले गए होंगे, अब नहीं चलेगा सर्वर, कभी कभी यूपीआई फेल हो जाता है,
कभी क्रेडिट कार्ड पे ओटीपी नहीं आता है, गूगल पे नहीं चलता है, रात को गूगल पे में प्रॉब्लम आती है, योर बैंक सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता। तो इतना लेट आप जागोगे तो कहीं ना कहीं फिर गलती आपकी है, नुकसान आपको होना है। अब एग्जाम फॉर्म में वो लोग कितनी बार ना लेट फीस वाला ऑप्शन देते हैं कि फिर आप अगले दिन भर रहे हो तो लेट फीस लगेगी, बट यू हैव एन ऑप्शन। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं हुआ तो गए। अब पता है रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव का भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें ऑप्शन नहीं है। तो अपनी जो डेट्स है 30 नवंबर या 31 जनवरी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप उसमें एक भी दिन लेट हो गए रजिस्ट्रेशन में, आपका एग्जाम सीधा 6 महीना लेट है। बट एग्जाम फॉर्म में वो ऑप्शन देते हैं कि आप 10 दिन और मतलब एडिशनल फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अब ये जो लोग हैं जो एग्जाम फॉर्म लास्ट दिन पे भरते हैं आखिरी 5 मिनट में, कोर्ट में भी तो यही करते होंगे, आखिरी दिन पे जाते होंगे केस फाइल करने, ठीक है। अब जब कोर्ट पहुंचे आखिरी दिन पे, भी मेरा लिमिटेशन पीरियड जो है ना, मान लो वो कोई पर्टिकुलर डेट पे 21 जनवरी 2025 लास्ट डेट। अब मैं 21 जनवरी को जब कोर्ट गया तो आज कोर्ट में छुट्टी है, कोर्ट की कुछ हॉलीडे चल रही, छुट्टी है। अब मेरा तो लिमिटेशन पीरियड गया। फिर अब कोर्ट खुलेगी 3 दिन के बाद, मेरा लिमिटेशन पीरियड का आखिरी दिन है, अब केस कैसे फाइल करूं। और लीगली मैं भी सही हूं ना, 21 तारीख मेरे लिमिटेशन पीरियड की आखिरी तारीख है, तो 21 तारीख को मैं कोर्ट में जा सकता हूं। मैं उसके पहले नहीं गया वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट उस दिन कोर्ट की छुट्टी है तो क्या करें। कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, अगर आप आखिरी दिन पे आया तो लीगली यू आर नॉट रॉन्ग, बट हमारी छुट्टी है तो हम आपको अलाउ करते हैं कि जिस दिन कोर्ट खुलेगा नेक्स्ट जब भी रीओपन होगा वो आपका लिमिटेशन पीरियड का आखिरी दिन मान लिया जाएगा। तो इफ द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन द लास्ट डे, तो जो भी नेक्स्ट डे होगा ना, व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, 5 दिन की छुट्टी है तो कोई नहीं, छठे दिन खुलेगा ना, तो 6th डे आपके लिए आखिरी दिन होगा। फिर उस दिन एप्लीकेशन कर देना, नहीं तो टाइम गया। तो सेक्शन 4 में सिर्फ इतनी सी बात बोली है, क्लियर। देख लो, बड़ा सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, इतनी ही कंडीशन है, पर काम का सेक्शन है। प्रैक्टिकली सोचो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोले ज्यादा कुछ कंटेंट ना हो उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5, extension of time in certain cases, that is doctrine of sufficient cause. Again section 5 is an important section, ठीक है। प्रैक्टिकली ये कंडीशन है। एक सेकेंड, हाँ, सफिशिएंट कॉज की बात हो रही है, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। मैं भी आपको ऊपर बता रहा था, कोर्ट अगर चाहे तो आपको टाइम एक्सटेंशन दे सकती है इवन आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड इज कंप्लीटेड, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें ऐसा बोला है, सफिशिएंट कॉज एक टर्म है जिसका मतलब है कि जेन्यून रीजन, आपके पास जो कारण है टाइम पे ना पहुंचने का वो रीजन जेन्यून है और आप कोर्ट को उसका एक्सक्यूज दे सकते हो। तो अगर आपके एक्सक्यूज को सुनकर कोर्ट को लगता है कि हाँ रीजन जेन्यून है और इसको टाइम एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो कोर्ट टाइम एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। कुछ केसेस में कोर्ट के हाथ भी बंधे हुए होते हैं कि वी कैन नॉट, बट कुछ केसेस में वो अलाउ कर सकता है, तो इट इज पार्शियली अवेलेबल वैसा है। अब देख लो, थियरी में उन्होंने यही बोला है, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर नंबर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब इसमें अलाउड नहीं है, इसमें जो भी चीजें आती होंगी लिस्ट आती होगी उसमें अलाउड नहीं है, बट बाकी के मैटर्स में सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन का यूज हो सकता है और कोर्ट आपको टाइम एक्सटेंड करके दे सकता है कि चलो आप लेट आए हो लेकिन आपकी बात सुन लेंगे। वैसा आगे की बात इन्होंने ये बोली है कि ये जो पावर है कोर्ट के पास वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि कोर्ट की मर्जी, उनको अलाउ करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। अब देखो आप लेट आए हो, जैसे क्लास में लेट आए हो, मैंने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया है, तो मेरी मर्जी ना, मैं आपको डिसअलाउ भी तो कर सकता हूँ, नहीं अगले लेक्चर में आना, आप अंदर नहीं आ सकते, मेरा कॉल है, क्योंकि आप लेट हो। आने के बाद आपने बोला सर वो ऐसा ऐसा हो गया था, बस लेट हो गई थी या ट्रैफिक में फंस गए थे और जेन्यून रीजन है, मुझे पता है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था, बोला ठीक है आप बैठो कोई इशू नहीं। बट फिर भी अगर मैं डिसअलाउ कर दूँ तो आप बोले नहीं सर अलाउ करना ही पड़ेगा, बस लेट हो गई थी, हम क्या करें। मैंने भाई मैं क्या करूँ, आपको जल्दी आना चाहिए था, मेरा लेक्चर का टाइम फिक्स है, मेरे अंदर आने के बाद क्लास में कोई नहीं आएगा, मेरा रूल है, तो मैं डिसअलाउ कर सकता हूँ। अब आपके साथ आपको लगे अनफेयर हो गया, मेरी क्या गलती है, बट ठीक है हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरा डिस्क्रिशन है, मुझे अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन में व्हाट इज सफिशिएंट कॉज इज सब्जेक्टिव, क्या जेन्युइन रीजन है और क्या नहीं है, ये जो है वो डिसाइड करने का राइट कोर्ट का है, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वैसे बोला हुआ है। दूसरी चीज देखते हैं,
ये एग्जाम्पल्स हैं कि क्या सफिशिएंट कॉज में आ सकता है। देख लो, द फैक्ट दैट द अपेलेंट और द एप्लीकेंट वॉज मिसलेड बाई एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट in ascertaining or computing the prescribed period may be a sufficient cause within the meaning of this section। may be बोला है मतलब वही कोर्ट की मर्जी कि उनको लगता है कि ये सब चीजें हुई है, कुछ कोर्ट से या लीगल सिस्टम से गलती हुई है, तो आपको टाइम एक्सटेंशन दे भी सकते हैं। द कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट अ टाइम बार्ड सूट, स्पेसिफिक टर्म, इवन इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। टाइम बार्ड सूट का मतलब ये है ऐसे केसेस जहां पे टाइम ही मेन एसेंस है, मतलब समय निकलने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, वैसी बात हो गई। तो जहां पे टाइम बार्ड सूट वाला केस है कि जहां पे टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट है कि अब कोई फायदा नहीं है, केस एक्सेप्ट कर लो ना करो, जजमेंट दो ना दो, टाइम चला गया, वो इवेंट चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा केस बाद में एक्सेप्ट करके भी कोर्ट का टाइम वेस्ट ही होगा। तो पहले ही बोल दिया कि जो टाइम पे डिपेंडेंट सूट्स हैं जहां पे टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट है और वो टाइम निकल चुका है, तो कोर्ट वो केस एडमिट करके भी टाइम वेस्ट करेगा। वैसे तो करेगा ही नहीं, लेकिन उनको मना ही कर दिया कि बोला आप रहने दो, पावर ही नहीं देते आपको, झमेला ही छोड़ दो। जब कोर्ट के पास पावर नहीं है तो कोई उनको इंसिस्ट भी नहीं कर सकता, वैसी बात है। It applies only to appeals and applications as specified therein। अच्छा पॉइंट है ये, और नीचे इसके साथ कनेक्टेड पॉइंट है। कुछ पर्टिकुलर केसेस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, उसका रीजन भी है। जैसे अपील एप्लीकेशन वाली बात बता रहे हैं, मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। एक होता है ओरिजिनल केस, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आप फाइल कर रहे हो। एक होती है अपील, दोनों में फर्क है। ओरिजिनल केस तो पहली बार फाइल होता है, कोई मैटर अगर हुआ तो। ओरिजिनल केसेस में नॉर्मली लिमिटेशन पीरियड जो है 3 साल, 5 साल, 12 साल, 30 साल तक भी जाता है, ऐसा होता है, ईयर्स में होता है। फर्स्ट टाइम केस फाइल करना है, 3 साल में कभी भी कर लो, 5 साल में कभी भी कर लो। अब ये जो टाइम है ये मोर देन इनफ टाइम हो गया ना। 5 साल का टाइम यार कुछ ज्यादा नहीं है। 5 साल में तो यार किसी को एक दिन का जो टाइम मिला होगा ना कोर्ट में केस फाइल करने को, 5 साल तक आप केस फाइल ना करो एंड देन यू टेल कि भाई सेक्शन 5 है मेरे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। कोर्ट को आपने बोला कि मेरे पास रीजन है, कोर्ट बोलेगा यार 5 साल तक नहीं आया, इसका क्या रीजन है, ये तो बहानेबाजी हो गई ना। तो नॉर्मली ओरिजिनल केस वाले केस में ये सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद भी डिले हो रहा है तो मतलब आप सीरियस नहीं हो, जेन्युइन रीजन हो ही नहीं सकता, वैसा है। बट जो अपील वाले मैटर होते हैं, अपील का मतलब ओरिजिनल केस आपने फाइल कर दिया था टाइम पे, फैसला आ चुका है और आप केस हार चुके हो, बट अब आपको सुपीरियर कोर्ट में उसको चैलेंज करना है। अपील करने में नॉर्मली जो आपको टाइम लिमिट मिलती है वो 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसी होती है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 6 मंथ्स तक। मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का ही टाइम होता है। नाउ दिस इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। 30 डेज का टाइम बहुत शॉर्ट है। ऐसा हो सकता है ना 30 दिन के टाइम में आप नहीं केस फाइल कर पाए, अपील नहीं कर पाए, क्योंकि आप कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, घर में कुछ और इशू था, कोई फंक्शन था आपके यहाँ, कुछ भी था, 30 डेज कहाँ निकल के पता नहीं चला केस का फैसला आने के बाद, और अपील नहीं कर पाए। तो ऐसे केसेस में ये डेडलाइन स्किप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे पार्टी जेन्यून हो सकती है, क्योंकि 5 साल तक टाइम नहीं मिला, बात समझ नहीं आई, 30 दिन तक टाइम नहीं मिला, बात समझ आई। तो मोस्टली जो ये सेक्शन 5 अप्लाई होता है ना, वो इन केसेस में ज्यादा होता है, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, बट नॉट इन ओरिजिनल केस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टाइम लिमिट आपको मोर देन इनफ दी होती है। लॉजिक समझ आया क्यों ऐसा, ठीक है, ये कंडीशन है। ये लिखा हुआ ही है वहां पे, वैसे मैंने आपको सिर्फ एक बार कैलकुलेशन समझा दी, बाकी पॉइंट लिखा हुआ ही है। अब ये पॉइंट आप पढ़ो जो मैंने अभी बोला, जो लिखा है देखो सेम चीज लिखी है। बोलो, मीनिंग क्लियर समझ आए? चलो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। बात सेम ही बोली, नया पॉइंट बताता हूँ डायरेक्टली। देखो यहाँ पे बोला है सफिशिएंट कॉज, जो टर्म है ना,
उसको डिफाइन नहीं किया है लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि सब्जेक्टिव है, हर केस में अलग होगा, होते सब्जेक्टिव, ठीक है, केस टू केस या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, ये बोल दिया। फिर देखो मैंने जो बात बोली, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू ग्रांट एक्सटेंशन और नॉट। कोर्ट की मर्जी, ना बोल सकते हैं, वो उनकी मर्जी, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बोला है, द कोर्ट शुड एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन जुडिशियली एंड नॉट आर्बिटरीली। आर्बिटरीली मतलब मनमानी, जो मन में आया वो कर दिया, जुडिशियली मतलब थोड़ा सोच समझ के। अगर आपको कभी भी डिस्क्रिशनरी पावर मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला भी मुझे डिसीजन लेने का राइट है कि मुझे आपको क्लास में अलाउ करना है कि नहीं करना है, तो ऐसा पावर अगर मेरे पास है तो थोड़ा सेंसिटिव तरीके से मुझे उस पावर का यूज करना चाहिए। अब आप आए हो, बोला गेट आउट ऑफ द क्लास, एंटर मत होना। आपने बोला सर ऐसा ऐसा हो गया था, बस से आते हैं, बस जेन्युइनली खराब हो गई थी और इस रीजन से ऐसा हुआ, या व्हीकल पंचर हो गया था, कोई झूठ नहीं बोल रहा ऐसा है, या हेल्थ खराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा कुछ है। अब आप सपोज रास्ते में आ रहे थे, आपको कोई चोट लग गई, फिर भी आप अपना इलाज करा के पट्टी वट्टी बांध के बैंडेज लगा के आए हो, और मैं देख भी रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं नहीं, रूल्स आर रूल्स, आप एक्सीडेंट हो गया तो मेरी गलती नहीं, क्लास से बाहर जाओ, तो थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा। क्या जब दिख रहा है कि चोट लगी है, खून वून निकला हुआ है, फिर भी बंदा पट्टी करा के भी आया डॉक्टर के यहाँ जाके, तो उसको अलाउ करना चाहिए। तो मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर है वेदर टू अलाउ यू और नॉट, बट वो पावर मुझे थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। अगर मैं ऐसी मनमानी करूंगा ना, तो आपको भी बुरा लगेगा कि यार बंदा सेंसिबल ही नहीं है, उसको दिख रहा है मेरे को चोट लगी है, फिर भी बोल रहा है बाहर जाओ, तो इतने तो कौन से रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन सेंस भी होती है। तो ये बैलेंस करना यहाँ पे नेसेसरी होता है, कोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है, ये पॉइंट। ओके, अब है ना, ये जो नीचे आंसर है ये एग्जाम्पल है, लिस्ट है। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहले आपको ये आंसर आज पढ़ के आना है, मैं समझाऊंगा पूरा पॉइंट वाइज, लेकिन एक बार आप आज रीड करके आना, उसके बाद देखेंगे कितना आपको समझ आया कितना नहीं। तो थोड़ा लैंग्वेज पे आपको दिमाग लगाओगे ना, अच्छे से याद होगा। थियरी वैसी चीज है ना, सुना हुआ होता है वो सिर्फ हेल्प करता है, पढ़ा हुआ ही काम आता है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, मेरा बोला हुआ आपको बेसिक हेल्प करेगा, बट लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए। तो कुछ आंसर्स जो कनेक्टेड है आपको समझ में आ सकते हैं, आप पहले घर पे पढ़ के आओ, नेक्स्ट डे अपन स्टार्ट करेंगे सेशन, तो पहले मैं इसी से करवाऊंगा, तो ये आप नोट करके रखना, अभी नोट्स आ जाएंगे आपके, उसमें आप टिक कर लेना। इतना ही, इतना काफी है।